बेनामी संपत्तियों को लेकर जारी छापेमारी के बीच आज लालू यादव कोई पलटवार कर सकते हैं। आज पटना में आरजेडी की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और नेता हिस्सा लेंगे। बैठक में छापों के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। लालू कुनबे पर जारी छापेमारी पर सीएम नीतीश कुमार ने अब तक चुप्पी साध रखी है। मंगलवार को जेडीयू ने पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और जिला स्तर के प्रभारी भी मौजूद होंगे। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने आज होने वाला लोक संवाद कार्यक्रम रद्द कर दिया है। इसके पीछे सीएम की खराब सेहत का हवाला दिया गया है। जन अधिकारी पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने लालू को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी को गाली देने वाले लालू यादव ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलकर मामले को सुलझाना चाहा था, लेकिन उनकी बात नहीं बनी, इसलिए उन्होंने अपने तेवर बदल दिए। योगी के जनता दरबार में रविवार को अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ के बीच आगे बढ़ने को लेकर धक्का मुक्की हुई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। 5 मिनट तक जनता दरबार में अफरा तफरी मची रही। यहाँ लोग बड़ी तादाद में शिकायत लेकर सीएम के पास पहुँचे थे, लेकिन आरोप है कि भीड़ को संभालने के इंतजाम नाकाफी थे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में आरएसएस के सदस्य भी हिस्सा लेंगे। पहले अमित शाह 9 जुलाई से गुजरात के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए शाह ने अपना दौरा 11 जुलाई को ही 1 दिन के लिए सीमित कर दिया। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर आज इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पर हल्ला बोलेगी। पार्टी ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर सड़क जाम करने की धमकी दी है। बॉर्डर पर जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। रेप केस में फंसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के मुद्दे पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। आज कोर्ट गायत्री प्रजापति के खिलाफ आरोप तय करेगी। गायत्री समेत 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए जाएंगे। इस मामले में 824 पेज की चार्जशीट दायर की गई है। पेड न्यूज मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया है। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 1 दिन के दौरे पर देहरादून जाएंगे। राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राज्यपाल के पॉल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। प्रणब मुखर्जी यहां प्रेसिडेंट आशियाना भवन एनेक्सी का उद्घाटन करेंगे और शाम को दिल्ली वापस लौटेंगे। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का मेगा शो होगा। आज कांग्रेस की किसान स्वाभिमान यात्रा का भिंड में समापन होगा। इस मौके पर कांग्रेस किसानों को लेकर शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। मंगलवार से योगी सरकार के पहले बजट सत्र की शुरुआत होगी। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 28 जुलाई तक चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पहली बार बजट पेश करेगी। अदालत की अवमानना के आरोप में आज सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या के खिलाफ सजा तय करेगा। माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ के गबन का आरोप है और माल्या लंदन में जाकर बैठा हुआ है। केंद्र सरकार ने माल्या को वापस लाने के लिए ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे से मुलाकात कर दबाव बनाया है। आज से बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान के बीच मालाबार युद्धाभ्यास का आगाज होगा। तीनों देशों की नौसेना समंदर की लहरों पर अपना दमखम दिखाएंगी। भारत की तरफ से आईएनएस विक्रमादित्य की अगुवाई में 6 से 7 युद्धपोत और पनडुब्बी एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। इस एक्सरसाइज पर चीन की टेढ़ी नजर है। ये युद्धाभ्यास ऐसे माहौल में हो रहा है जब सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव है। दिल्ली के आश्रम इलाके में रोड रेज का मामला सामने आया है। यहाँ कुछ दबंगों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजधानी में अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस मुख्यालय के पास बेखौफ बदमाशों ने ऑटो में लूटपाट को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि कुछ लोग ऑटो में सवार होकर आ रहे थे, तभी 2 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने ऑटो को रोक लिया और लूटपाट को अंजाम दिया। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग भी की। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि फायरिंग में महिला बाल बाल बच गई। योगी राज में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है।
मेरठ में सरे बाजार बदमाशों ने पार्षद आरिफ गाजी को दर्जनों गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में एसएसपी मंजिल सैनी ने पुलिस अधिकारियों के साथ पार्षद के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस रंजिश के चलते हत्या का शक जता रही है। पुणे में एक सिरफिरे ने 27 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि आरोपी शराब के नशे में था और उसे शौच के लिए जाना था, लेकिन एक मोटरसाइकिल की वजह से उसे जाने में दिक्कत हो रही थी। गुस्से में उसने बाइक में आग लगा दी, जिससे 27 वाहन जलकर राख हो गए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। यूपी के देवबंद में एक ही गांव के 4 लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि युवती बैंक के काम से बाहर निकली थी, तभी एक आरोपी उसे जबरन एक कमरे में ले गया और फोन पर अपने साथियों को बुला लिया, जिसके बाद सबने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 की तलाश जारी है। नागपुर के बेना नदी डैम पर सेल्फी लेने के चक्कर में 8 युवकों की डूबने से मौत हो गई। यहाँ नाव में 11 लोग सवार थे। सेल्फी लेने के चक्कर में नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव पलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन कर शवों को निकालने का काम जारी है। बिहार में कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ के 11 जिलों में बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें पटना, रोहतास और वैशाली में हुई है। यहाँ घरों में सोते हुए लोगों पर बिजली गिर गई और 26 जिंदगी लील गई। पहाड़ों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। बागेश्वर में डीएम ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 72 घंटों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। शिमला समेत कई इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का पानी टाइगर रिजर्व के अंदर घुसना शुरू हो गया है। असम में जारी भीषण बाढ़ के हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की लहरें अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब तक बाढ़ से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बातचीत की और बाढ़ के हालात की जानकारी ली। राजधानी दिल्ली के मंदिरों में भी सावन का महीना शुरू होते ही रंग चढ़ने लगा है। सावन के मौके पर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर को विशेष तरीके से सजाया गया। यहाँ सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सावन महीने के सोमवार के पहले दिन शिव की नगरी काशी में बम बम भोले की गूंज सुनाई देने लगी है। देश के कोने कोने से शिव भक्त बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंच रहे हैं। हाथों में गंगा जल और कावड़ लिए भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। सब जलाभिषेक के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मन में आस्था रख के आते हैं कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान के जल चढ़ाऊंगा। गोमतेश्वर महादेव से लेके आते हैं किराकत क्षेत्र से, यहाँ पे काशी विश्वनाथ चढ़ाते हैं। उसके बाद काशी विश्वनाथ से जाते हैं मार्कंडे जी महादेव, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर इलाहाबाद के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। देश के अलग अलग इलाकों से भोले के भक्त गंगा जल लाने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा को लेकर डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। साथ ही पुलिस यात्रा पर नजर रखने के लिए जगह जगह वॉच टावर बना रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन जोधपुर में सेंट्रल जेल के बाहर आसाराम समर्थकों की भीड़ जुट गई। आसाराम के समर्थकों ने जेल के बाहर दीप जलाए और पूजा अर्चना की। ये लोग आसाराम की एक झलक पाना चाहते थे। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई रियायत नहीं दी गई। वेस्टइंडीज के साथ इकलौते टी20 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। मेजबान टीम के जीत के हीरो रहे एविन लुइस ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड से भरी सेंचुरी लगाई। मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन बनाए थे। टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 18वें ओवर में 1 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली। आज टीम इंडिया के नए कोच का नाम सामने आ सकता है। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी आज नए कोच के लिए इंटरव्यू लेगी। कोच पद के लिए 10 लोगों ने आवेदन किया है। कोच की रेस में रवि शास्त्री, टॉम मूडी और वीरेंद्र सहवाग के नाम आगे चल रहे हैं।
बीसीसीआई ने श्रीलंका टूर के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। इस दौरे पर 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। 16 खिलाड़ियों की टेस्ट टीम में रोहित शर्मा की वापसी हुई है। हार्दिक पांड्या इस सीरीज में टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में भी शामिल किया गया था, हालांकि तब उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। भारत की अर्चना अधब से श्रीलंका की निमाली वाली वर्षा कोंडा के विरोध के बाद 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की महिलाओं की 800 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक छीन लिया गया और श्रीलंकाई एथलीट को चैंपियन घोषित कर दिया गया। अर्चना ने 2 मिनट 2 सेकंड में दौड़ पूरी करके 800 मीटर का स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन निमाली ने बाद में विरोध दर्ज कराया कि भारतीय एथलीट ने फिनिशिंग लाइन पर उन्हें पीछे से धक्का दिया था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का रविवार को समापन हो गया। इस चैंपियनशिप में भारत की झोली में 12 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक आए। फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर हाल ही में अपनी फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन के लिए मुंबई के कॉलेज पहुंचे। यहाँ रणबीर ने स्टूडेंट के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। रणबीर कपूर ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कई बातें भी स्टूडेंट से शेयर की। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान हाल ही में जिम के बाहर स्पॉट किए गए। सैफ अली खान अपने फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं और सिर्फ सैफ ही नहीं बल्कि तैमूर अली खान के होने के बाद से अभिनेत्री करीना कपूर खान भी जिम में जमकर वर्कआउट कर रही हैं और आए दिन करीना के भी जिम के वीडियो वायरल होते रहते हैं। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन जल्द ही फिल्म फन्ने खां की शूटिंग शुरू करेंगी। रॉम प्रोडक्शन के तहत बन रही इस फिल्म की शूटिंग इसी साल अगस्त महीने से शुरू होगी। फिल्म साल 2018 के अप्रैल तक रिलीज की जाएगी। अभिनेता जॉन अब्राहम इन दिनों फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म के लिए जॉन ने नया लुक अपनाया है, जिसमें वो बेहद अलग नजर आ रहे हैं। एक फौजी के कपड़ों में जॉन की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। ये फिल्म पोखरण में हुए न्यूक्लियर टेस्ट पर आधारित है। अपनी अगली फिल्म अय्यारी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज बाजपेयी को लेने के बाद नीरज पांडे ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह को भी फिल्म में शामिल कर लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए नीरज पांडे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी और नसरुद्दीन की मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की है। चीन भारत के साथ अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीनी थिंक टैंक के एक विश्लेषक ने रविवार को कहा कि जिस तरह भूटान की ओर से सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में सड़क निर्माण से चीनी सेना को भारतीय सेना ने रोका, उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आग्रह पर कश्मीर में तीसरे देश की सेना घुस सकती है। चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भारतीय अध्ययन केंद्र के निदेशक लांग जिनचुन ने ग्लोबल टाइम्स में लिखे अपने आलेख में कहा है कि अगर भारत से भूटान के क्षेत्र को बचाने का आग्रह किया भी जाता है तो यह उसके स्थापित क्षेत्र तक हो सकता है, विवादित क्षेत्र के लिए नहीं। वेनेजुएला के कराकस में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। विपक्षियों की रैली के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और पुलिस के साथ झड़प हुई। इराक के मोसुल शहर में अमेरिका समर्थित सुरक्षा बल लगातार अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं। यहाँ सुरक्षा बलों को आईएस के खिलाफ लगातार जीत हासिल हो रही है। कैलिफोर्निया में एक भालू की जान उस वक्त संसद में फंस गई जब उसकी गर्दन जग में अटक गई। जग में गर्दन अटकने के बाद भालू इधर से उधर भटकता रहा। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने भालू की गर्दन को जग से बाहर निकाला।